हेलो फ्रेंड्स, जीलो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने जो हम माइनर की सीरीज कर रहे हैं उसमें हम लोग कर रहे हैं लिमिटेशन को अब हम आगे बढ़ाएंगे। लिमिटेशन के अब तक हम पार्ट कर चुके हैं, पार्ट 2। अब तक हमने लिमिटेशन के 2 पार्ट देख लिए हैं। सबसे पहले हमने देखा था पार्ट 1, जिसमें हमने सेक्शंस कवर किए थे 1 से लेके 6 तक। फिर हमने पार्ट 2 किया, जिसमें हमने सेक्शंस कवर किए थे सेक्शन 7 से लेके 18 तक। अब जो बचे हुए सेक्शंस हैं उनको आज हम कवर करेंगे पार्ट 3 के अंतर्गत। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो पहले आप लोग पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को गो थ्रू कर लीजिए। हमने बहुत इजी लैंग्वेज में इसको समझाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि जो हमारी हिंदी की लैंग्वेज होती है एक्चुअली में इंग्लिश के लिए बहुत मैटर अवेलेबल होता है। सब लोग मोस्टली इंग्लिश में कंटेंट अवेलेबल करा देते हैं, लेकिन क्या होता है हिंदी के लिए मैटर अवेलेबल नहीं होता। और जो हिंदी की लैंग्वेज होती है वो इतनी कठिन होती है कि समझ में ही नहीं आती। तो हमने क्या प्रयास किया है कि एक जो जनरल लैंग्वेज होती है, आम बोलचाल की भाषा में, हमने इसको थोड़ा समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा चैनल का प्रमोशन। अब हम हमारे सेक्शन की बात करेंगे। सेक्शन की बात करेंगे हम सेक्शन 19 की। इस सेक्शन में क्या कहा गया है? इस सेक्शन में कहा गया है कि ऋण लेखे या वश्य संपदा का ब्याज लेखे संदाय का प्रभाव। क्या बोल रहा है ये सेक्शन? ऋण के संबंध में बात कर रहा है ये। ठीक है, ऋण के संबंध में जब ये बात कर रहा है तो जब हमने सेक्शन 18 को देखा था, तो वो भी बिफोर क्या कह रहा था? विहित काल के अवसान के पूर्व, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के पहले की बात कर रहा था। तो बेसिकली जो सेक्शन 18, 19 और 20 है ना, ये तीनों क्या करते हैं? बिफोर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड की बात करते हैं। ठीक है, तो जो 19 बात कर रहा है वो ये कर रहा है कि ऋण लेखे वस्तु संपदा का ब्याज लेखे संदाय का प्रभाव। जहां किसी ऋण या वश्य संपदा के संदाय के लिए, मतलब संदाय मतलब देने के लिए, दायी व्यक्ति के द्वारा या उसके अभिकर्ता के द्वारा, कौन? जो व्यक्ति होगा स्वयं या उसके अभिकर्ता के द्वारा कोई भी संदाय, मतलब जो होता है ना, संदाय मतलब कोई संपत्ति वगैरह देते हैं या जो होता है ना ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, उसकी बात कर रहा है। उस ऋण लेखे या वसीयत के ब्याज लेखे विहित काल के अवसान के पूर्व किया जाता है, बिफोर प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो वहां जब से संदाय किया है, जब ऐसा संदाय किया गया है, तब से नया परिसीमा काल संगणित किया हुआ माना जाएगा। ठीक है, ये वाली बात बोल रहा है हमको सेक्शन 19। तो हमको यहाँ पे जो बात याद रखने की है वो यही है कि भाई विहित काल के अवसान के पहले किया है, संदाय कर दिया, तो नया परिसीमा काल संगणित हो जाएगा। यही पूछा जाता है कि भाई यहाँ से नया जो लिमिटेशन पीरियड है वो कब से चालू होगा? तो जब से चालू होगा जब से क्या कर दिया गया है? संदाय कर दिया गया है। ठीक है, फिर 20 आता है, वो कहता है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिस्वीकृति या संदाय का क्या प्रभाव होगा। मतलब क्या है? कोई व्यक्ति है, उसके स्वयं के द्वारा के साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अगर कोई कंसर्न या मतलब अभिस्वीकृति वगैरह कर दी गई है या कोई संदाय वगैरह कर दिया गया है, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? तो ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है भाई? ऐसा व्यक्ति तो हो सकता है या तो वो अभिकर्ता होगा, या क्या होगा? प्राधिकृत व्यक्ति होगा, ऑथराइज्ड पर्सन होगा, जिसने क्या किया होगा? संदाय होगा। तो अगर इन दोनों के द्वारा किया गया संदाय है तो वो उसी व्यक्ति के द्वारा किया गया संदाय समझा जाएगा, जिसका कि वह अभिकर्ता है या जिसका वह प्राधिकृत व्यक्ति है। ठीक है, मान लीजिए ये ए है, इसका ये एजेंट है बी, या ये सी इसका प्राधिकृत व्यक्ति है। तो अगर ये दोनों इसके लिए कोई ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, संदाय वगैरह करते हैं, तो वो इसकी तरफ से किया हुआ ही समझा जाएगा। ठीक है, ये वाली बात बोल रहा है हमको। अगर आप लैंग्वेज देखना चाहे तो कह रहा है कि भाई सेक्शन 18 और 19 के अंतर्गत इस निमित्त सम्यक प्राधिकृत अभिकर्ता पद के अंतर्गत निर्योग्यता के अधीन व्यक्ति की दशा में उसका विधिपूर्ण संरक्षक, सुपुर्ददार या प्रबंधक या अभिस्वीकृति हस्ताक्षर करने या संदाय करने के लिए ऐसे संरक्षक, सुपुर्ददार या प्रबंधक द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता आता है। तो इसका यही मतलब हो गया कि भाई उस व्यक्ति की तरफ से कोई और कर रहा है तो वो उसकी तरफ से करा हुआ ही माना जाएगा। ठीक है, फिर सेक्शन 21 हमको बोलता है नया वादी प्रतिवादी प्रतिस्थापित करने या जोड़ने का क्या प्रभाव होगा। इसका मतलब हो गया, ये वाला सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एमपी के अंतर्गत। ठीक है ना, एमपी का जब जुडिशरी का पेपर हुआ था ना, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या होता है कि जब नया वादी या प्रतिवादी प्रतिस्थापित करेगा या जोड़ेगा तो इसका क्या इफेक्ट आएगा?
इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लांटेड फॉर डिफेंडेड, इसका मतलब हो गया कि जहाँ की वाद संस्थित होने के बाद कोई नया वादी या प्रतिवादी प्रतिस्थापित किया जाए या जोड़ा जाए तो क्या होगा, वहां वाद जहां तक कि उसका संबंध है तब तक संस्थित किया गया समझा जाएगा जब वह इस प्रकार पक्षकार बनाया गया था। इसका मतलब हो गया, लैंग्वेज को अगर हम छोड़ दें तो इसका मतलब ये होगा कि जब से नया वादी या प्रतिवादी जुड़ेगा तब से नया परिसीमा काल लागू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इसका मतलब नया लिमिटेशन शुरू हो जाएगा और न्यायालय को लगे कि भाई पुरानी तारीख से इसका प्रभाव देना उचित है तो वो ऐसा कर सकता है। अगर ये कोर्ट की पावर हो गई कि भाई न्यायालय को लग रहा है कि भाई पुरानी तारीख से इसको इफेक्ट दिया जा सकता है तो वो ऐसा कर सकता है। पर जो ये वाली बात है किसी ऐसी बात को लागू नहीं होगी जहां वाद के लंबित रहने के दौरान, मतलब वाद चल रहा है, किसी हित के समुन्देशन या न्यागमन के कारण कोई पक्षकार या जोड़ा गया है। मतलब अगर हित को देखते हुए कोई पक्षकार या समुन्देशन के कारण कोई पक्षकार वगैरह जोड़ा गया है तो उस पर ही अप्लाई नहीं होगा। अब सेकंड जो सेक्शन 22 जो आता है, 22 सेकंड जो सेक्शन जो आता है वो ये बोल रहा है चालू रहने वाले भंग और अपकृत्य। क्या मतलब हो गया, कंटिन्यूइंग ब्रीचेस एंड टोर्ट्स के बारे में बात कर रहा है कि भाई किसी चालू रहने वाले संविदा भंग या चालू रहने वाले अपकृत्य की दशा में एक नया परिसीमा काल उस समय के दौरान प्रतिशत चलना आरंभ होता है जिसमें यथास्थिति ऐसा भंग या अपकृत्य चालू रहे। क्या बात तू कर रहा है कि भाई जैसे जैसे जब जब भंग होता जाएगा वैसे वैसे नया परिसीमा काल शुरू होता जाएगा। ठीक है, चालू रहने वाले भंग की भी कंटिन्यू चल रहा है वो भंग, ठीक है ना, ब्रीचेस कंटिन्यू हो रहे हैं तो नया परिसीमा काल, नया लिमिटेशन तब से चालू होगा जब से ब्रीचेस होते जाएंगे। जैसे ही नया ब्रीच होगा वैसे ही नया परिसीमा काल शुरू हो जाएगा। अब सेक्शन 23 क्या बोल रहा है, उन कार्यों के लिए प्रतिकर का वाद जो विशेष नुकसानी के बिना अनुयोज्य ना हो। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे एक विशेष नुकसान होना जरूरी है। तो क्या होगा कि उस कार्य के लिए जिसमें कोई वाद हेतु तब तक उत्पन्न नहीं होता जब तक उसमें कोई विनिर्दिष्ट क्षति वस्तुतः नहीं होती। प्रतिकर के वाद की दशा में परिसीमा काल उस समय से संगणित किया जाएगा तब वह क्षति हो जाए। मतलब कि जब तक विशेष नुकसानी नहीं होगी तब तक परिसीमा काल शुरू नहीं होगा, परिसीमा लागू नहीं होगी। ये वाली बात बोल रहा है हमको सेक्शन 23। तो आप इसको सेक्शन 21 से 23 तक कैसे याद कर सकते हो। 21 क्या बोल रहा है, नयावादी जोड़ो। 22 क्या बोल रहा है, चालू रहने वाला अपकृत्य। ठीक है, चालू रहने वाला भंग अपकृत्य एक साथ आप कर सकते हो याद करने के इंटेंशन से। फिर 23 क्या बोल रहा है, 23 बोल रहा है विशेष क्षति। तो ये तीन सेक्शन हमको ऐसे के ऐसे याद हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद जो 24 आता है वो भी बहुत इजी बात बोल रहा है कि भाई लिखितों में वर्णित समय की संगणना कैसे की जाएगी। तो किसके अनुसार की जाएगी, ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग ही ऐसा किया जाएगा, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही किया जाएगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब जो भाग 4 आ गया सेक्शन 25 से 27 तक, वो कह रहा है कब्जे के द्वारा स्वामित्व का अर्जन। ठीक है, सेक्शन 25 जो हमको बोल रहा है वो बोल रहा है सुखाचार का चिरभोग के द्वारा अर्जन। ठीक है, ईजमेंट के बारे में बात करें, बहुत बड़ा सेक्शन है लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई ये जो राइट होता है वो प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट जो होता है, नेचुरल राइट जो होता है उस पर, और क्या होता है पब्लिक जो रास्ता होता है उस पर ये अप्लाई नहीं होता। एक मिनट रुकिए, पब्लिक रास्ता इस पर ये अप्लाई नहीं होता। किसका अधिकार, सुखाचार का अधिकार, ईजमेंट का राइट जो होता है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो सुखाचार का चिरभोग के द्वारा अर्जन कैसे किया जाएगा, ईजमेंट के द्वारा अर्जन कैसे किया जाएगा। भाई इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति होता है वो प्रकाश वायु आदि का शांतिपूर्वक उपयोग करता है 20 साल तक। ठीक है, 20 साल तक उसने लगातार उपयोग किया तो उसको सुखाचार का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट के संबंध में बात आएगी तो उसको 30 साल का राइट मिल जाएगा कि भाई 30 साल तक वो उसके अगर मतलब सुखाचार का प्रयोग करके वो वाद वगैरह दायर कर सकता है। भाई भाई उसने रेगुलर 30 साल तक उस संपत्ति का उपयोग किया तो उसको फर्स्ट राइट उसी को मिलेगा कि भाई वो संपत्ति वो ले सकता है। फिर आता है रास्ता, जल सारणी, अन्य सुखाचार खुले तौर पर शांतिपूर्वक उपभोग करता है 20 साल तक तो भी वो इसमें शामिल किया जाएगा। और वही सरकार के संबंध में जो बात होगी वो 30 साल तक। और इसमें क्या होना चाहिए कि भाई जो अधिकार होता है वो लगातार 20 साल तक, जैसे कि बता रहे नॉर्मल में 20 साल तक रेगुलर बिना विघ्न के
मतलब बिना किसी रुकावट के अगर वो क्या करता है, अपने अधिकार का उपयोग करता है, तो उसका जो अधिकार होगा वो आत्यांतिक हो जाएगा, मतलब प्रेफरेबल हो जाएगा, सबसे पहले उसी को प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर गवर्नमेंट के संबंध में बात होती है तो 30 साल का रहता है। ये बात हमको याद रखने योग्य है कि भाई जो हमारे नॉर्मल बात होगी वो इसके संबंध में वो 20 साल होगी, और गवर्नमेंट के संबंध में 30 साल होगी, 30 ईयर्स होगी। ठीक है। अब आता है सेक्शन 26। 26 हमको बोलता है अनुसेवी संपत्ति के उत्तरभोगी के पक्ष में अपवर्जन। तो क्या होगा भाई, 1 साल तक रेगुलर अगर यूज करने दिया तो उसको 3 साल में चैलेंज करने का अधिकार देता है। इसको हम अगर इसी तरह से वन लाइन में करके करेंगे तो हो जाएगा कि भाई 1 साल तक रेगुलर यूज किया तो 3 साल में उसको चैलेंज करने का अधिकार है। इसमें इतना बड़ा सेक्शन है, लेकिन हमको हमको जो हमारे काम की बात है वो बस इतनी सी है कि भाई 1 साल तक हमने यूज करने दिया अगर उसको रेगुलरली, तो उसको 3 साल में उसको चैलेंज करने का अधिकार है। फिर सेक्शन 27 आता है संपत्ति पर अधिकार का निर्वापित होना। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब हो गया कि भाई परिसीमा का उपचार को खत्म करता है, अधिकार को नहीं, लेकिन ये धारा अधिकार व उपचार दोनों को समाप्त करती है। ठीक है, सारवान राइट हो गया ये एक तरीके से। ठीक है ना, एब्सोल्यूट हो गया, मतलब कि उस कालावधि के पर्यवसन पर, पर्यवसन का मतलब होता है समाप्ति पर, जो किसी संपत्ति के कब्जे का वाद संस्थित किए जाने के निमित्त किसी व्यक्ति के लिए एत द्वारा परिसीमित है, ऐसी संपत्ति पर उसका अधिकार निर्वापित हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि भाई राइट एंड रेमेडी दोनों का अंत होता है। जनरली तो क्या होता है, परिसीमा उपचार को खत्म करता है लेकिन अधिकार को नहीं करता। मतलब आप कहीं और जाके अगर आपको कहीं और राइट का यूज कर सकते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन जो ये धारा बता रही है, ये सेक्शन बता रहा है कि भाई ये अधिकार और उपचार दोनों को समाप्त कर देता है। अब आगे इसका बचा हुआ पार्ट आ गया हमारा पार्ट 5। पार्ट 5 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 28 से लेके 32 के बारे में बात करता है। जो सेक्शन 28 है वो रिपील हो चुका है। ठीक है, रिपील हो चुका है ये। उसके बाद सेक्शन 29 आती है व्यावृत्ति। जो व्यावृत्ति वाला सेक्शन है वो हमने सेक्शन 1 के साथ करा था, क्योंकि इसमें बताया गया है कि भाई वहां तो बताया गया था लिमिटेशन कहाँ, लिमिटेशन एक्ट कहाँ कहाँ लागू होगा, और सेक्शन 29 हमको बोलता है लिमिटेशन एक्ट कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा। फिर सेक्शन 30 बोलता है उन वादों आदि के लिए उपबंध जिनके लिए विहित कालावधि इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 द्वारा विहित कालावधि से कम है। इसके जो प्रावधान होते हैं वो संक्रमणकालीन प्रावधान होते हैं। ये वाली बात करो तो इनको अगर आप इसे जस्ट गो थ्रू कर लेंगे तो चल जाएगा काम, क्योंकि इनमें से ऐसे विशेष क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन हमको हमारा एक्ट कंप्लीट करना है तो चलो ठीक है, हम बता देते हैं कि भी सेक्शन 31 में क्या बता रहा है, वर्जित या लंबित वादों के बारे में उपबंध, और सेक्शन 32 बोल रहा है मैं हो गया हूँ रिपीट। तो ये तो बात हुई लिमिटेशन एक्ट के सेक्शंस की, लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन की। यहाँ तक सेक्शन किए, सेक्शन 32 तक किए हैं। पार्ट कितने थे? पार्ट है इसके 5। ठीक है, अब क्या इसमें कुछ और बच रहा है? इसमें कुछ और बच रहा है अभी? जी हाँ, बिल्कुल बच रहा है। इसमें बच रहे हैं हमारे आर्टिकल्स। हम लेके आए हैं जो पीछे हमारी शेड्यूल दे रखी है, लिमिटेशन एक्ट की जो पीछे शेड्यूल दे रखी है, ये हमारा लिमिटेशन एक्ट हो गया। लिमिटेशन एक्ट में ये दे रखी है अनुसूची, और अनुसूची में आर्टिकल्स दे रखे हैं। भाई ये आर्टिकल कौन से आर्टिकल्स हैं? ये आर्टिकल्स वो आर्टिकल हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल्स हैं लिमिटेशन के। लिमिटेशन के आर्टिकल में ये बता रखा है कि भाई कोई वाद या आवेदन का कोई विषय क्या होगा, वाद, अपील या आवेदन, इन तीनों के संबंध में लागू होता है। तो इनके विषय कौन कौन से होंगे, इनको कितने पीरियड में इनके संबंध में वाद, अपील या आवेदन करना होगा, और कब से किया जाएगा, मतलब परिसीमा काल स्टार्ट कब से होगा। तो ये वाली बात हमको बोल रहा है अनुसूची। तो अभी जब हम इसके आर्टिकल्स को देखेंगे तो हम इसको कैसे कवर करेंगे? भाई इसमें है बहुत सारे आर्टिकल्स और उसमें दे रखे हैं बहुत सारा लिमिटेशन पीरियड। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए 12 ईयर्स वाला पोर्शन है तो उसको एक जगह कर लेंगे। फिर उसके बाद आ गया 3 वर्ष का पीरियड तो उसको एक जगह कर लेंगे। 1 वर्ष का पीरियड तो उसको एक जगह कर लेंगे। तो ऐसा ही इस चार्ट के थ्रू किया गया है। ठीक है, इस चार्ट के थ्रू जब किया गया है तो वाद को एक जगह कर दिया, अपीलों को एक जगह कर दिया, और आवेदन के समय में जो होगा उसको एक जगह पे कर दिया है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। तो अब देखते हैं हम आर्टिकल्स वाले पोर्शन को। ठीक है, यानी कि अनुसूची को देखते हैं, शेड्यूल को देखते हैं। तो क्या होता है जब हम अनुसूची को देखते हैं तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है अपने आप को। सबसे पहले तो आता है वाद के मामले में यानी सूट्स के मामले में, फिर आता है अपीलों के मामले में यानी अपील्स के मामले में, और फिर आता है आवेदन के मामले में यानी कि एप्लीकेशंस के बारे में। जब हम वाद की बात करते हैं तो आर्टिकल 1 से लेके 113 तक,
और फिर पिलू की बात करते हैं तो 114 से लेके 117 तक, मतलब 114 से लेके 117 तक। और जब आवेदन की बात करते हैं तो 118 से 137 तक आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वादों की, यानी सूट्स की बात करते हैं। तो इसमें जो वाद दे रखे हैं वो बेसिकली 10 टाइप्स के वाद दे रखे हैं कि भाई कौन कौन से सूट्स होंगे और उनके अंदर कैसी कैसी परिसीमा होगी। तो इसको क्या करेंगे, अगर हम स्टार्ट के थ्रू कर लेंगे तो हमको उसको डिवाइड करके पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो जब हम सबसे पहले वाद की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है लेखा के संबंध में वाद। इसका मतलब हो गया सूट्स रिलेटिंग टू अकाउंट्स, अकाउंट से रिलेटेड बात हो गई। तो आप यहाँ पे कीवर्ड दे सकते हैं इसको लेखा यानी कि अकाउंट। जो अकाउंट से रिलेटेड वाद है वो है आर्टिकल 1 से लेके 5 तक। फिर इसके बाद आता है संविदा से संबंधित वाद, यानी कि हो गए कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सूट्स की बात कर रहा है। तो आ गए 6 से लेके 55 तक, 6 से लेके 55 तक। फिर आते हैं डिक्लेरेशन के संबंध में बात, डिक्लेरेशन सूट के संबंध में। तो घोषणा के संबंध में बात, ये आ गए हमारे 56 से लेके 58 तक। फिर आता है डिक्री व लिखित के संबंध में बात, तो ये आ गए 59 और 60 दो आर्टिकल्स। फिर इसके बाद आता है स्थावर संपत्ति के संबंध में बात, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में। तो वो हो गया 61 से लेके 67 तक। फिर इसके बाद आता है जंगम संपत्ति का वाद, वो आता है यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, तो आता है 68 से लेके 71 तक। फिर इसके बाद आता है टॉर्ट से रिलेटेड यानी कि अपकृत्य के संबंध में वाद, वो आता है 72 से 91 तक। फिर इसके बाद आता है न्यास यानी कि ट्रस्ट से रिलेटेड, तो कहाँ से कहाँ तक आता है 92 से 96। कहाँ पे कवर किया था हमने इसको, जब हमने सेक्शन 2N को देखा था तो वहाँ पे न्यास की डेफिनेशन दे रखी है। फिर सेक्शन 10 आता है जो हमको न्यास के संबंध में प्रोविजन बताता है, वहीं पे ही हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के आए थे 92 से 96। जब आप पार्ट फर्स्ट को देखेंगे ना, सॉरी पार्ट सेकंड को देखेंगे ना, तब आपको दिखेगा कि भाई हमने न्यास से रिलेटेड, ट्रस्ट से रिलेटेड प्रोविजंस को वहाँ पे थोड़ा डिटेल से बता रखा है। फिर आता है मिसक्लेनियस सूट्स के बारे में बात, तो 97 से 112 तक आता है। और लास्ट में बोलता है वाद जिनके लिए विहित परिसीमा काल नहीं है, भाई जिनके लिए कुछ नहीं दिया गया है, तो वो बात करेगा 113 के बारे में। आगे बात करते हैं। तो जब हम वाद की बात करते हैं तो लेखा के संबंध में बात जो होते हैं, अकाउंट से रिलेटेड जो केस होते हैं वो क्या होते हैं, 3 वर्ष माने जाते हैं। मतलब लेखक जहाँ पे भी आपको अकाउंट्स दिख जाए वहां पे आप लगा दीजिए 3 वर्ष, वहां लिमिटेशन है हमारा 3 वर्ष। जब कॉन्ट्रैक्ट की बात आ जाए 6 से 55 तक में, तो आप लगा दीजिए कि भाई परिसीमा काल होगा 3 वर्ष। घोषणा के संबंध में बात आ जाए तो आप लगा दीजिए कि भाई होगा 3 वर्ष। ठीक है। फिर डिक्री और लिखित के संबंध में बात आ जाए तो आप लगा दीजिए भाई 3 वर्ष, यानी कि 3 इयर्स का हो गया। स्थावर संपत्ति के जब वाद की बात आती है तो यहाँ पे आता है थोड़ा सा कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या आता है, क्योंकि यहाँ पे पीरियड्स बढ़ गए हैं कि भाई 3 वर्ष हो गया, 12 वर्ष हो गया, 30 वर्ष हो गया। तो ये कैसे कैसे होंगे, भाई 61 कहता है 3 वर्ष होगा कब, बंधकित स्थावर संपत्ति का मोचन, कब्जे का प्रत्युर्पण, जब कब्जे की रिकवरी के लिए होगा। बंधकित और तत्पश्चात मूल्यवाद प्रतिफलात अंत स्थावर संपत्ति के कब्जे का प्रत्युर्पण, ये वाली बात चलेगी, यानी कब्जे की रिकवरी के संबंध में बात आएगी तो क्या होगा, 3 वर्ष तक का होगा। और फिर 62 में जो बात कर रहा है वो बता रहा है कि जो लिमिटेशन पीरियड होगा वो 12 इयर्स का होगा। कैसे, ऐसे धन के संदाय का प्रवर्तन के लिए जो बंधक द्वारा प्रतिभूत है स्थावर संपत्ति पर अन्यथा भार है। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। फिर 63 में बात कर रहा है 30 वर्ष तक होगा अगर पूर्वबंध के संबंध में है, और 12 वर्ष का होगा अगर बंधकित संपत्ति का कब्जे के संबंध में है। और फिर आता है 64, वो बोलता है 12 वर्ष यानी स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए जाने के लिए। ठीक है, ये बात हुई हमारे आर्टिकल 64 तक। अब हम आगे बढ़ेंगे। जब आर्टिकल 65 की बात करते हैं तो वो भी 12 वर्ष बोलता है, 12 वर्ष स्थावर संपत्ति में उसमें किसी हित के लिए, कब्जे के लिए। ठीक है, पोजीशन की बात कर रहा है। फिर आर्टिकल 66 कहता है 12 वर्ष स्थावर संपत्ति के, एक मिनट रुकिए, स्थावर संपत्ति के कब्जे के लिए जब वादी किसी संपहरण या शर्त भंग के कारण कब्जे का हकदार हो गया। ठीक है, उसकी बात कर रहा है तो 12 वर्ष हो जाएगा। और जब आर्टिकल 67 बात कर रहा है वो कह रहा है भूस्वामी द्वारा अभिधारी से कब्जे के प्रत्युर्पण के लिए यानी रिकवरी के लिए बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा यहाँ पे भी। अब बात करते हैं जंगम संपत्ति का वाद। जंगम संपत्ति का क्या वाद होता है, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है तो 3 इयर्स होता है,
68 से लेके 71 के आर्टिकल्स तक कवर करता है, 3 इयर्स होता है। जब टॉर्ट की बात आती है तब क्या होता है, 3 लिमिटेशन चलती है। जब आर्टिकल 72 से 81 की बात करते हैं तो 1 वर्ष आता है, यानी 1 ईयर आता है। जब आर्टिकल 82 से 84 की बात करते हैं तो 2 इयर्स आता है। और जब आर्टिकल 85 से 91 की बात करते हैं तो 3 इयर्स आता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई टॉर्ट के संबंध में। अब बात करते हैं न्यास के संबंध में। 92 से 96 में बताया गया है। ठीक है, तो 92 में क्या होता है, 92, 94 और 96, इसमें तो आ गया 12 इयर्स का। ठीक है, और जब आर्टिकल 93 और 95 की बात करते हैं तो उसका आ गया 3 इयर्स का। ठीक है, ये मतलब लिमिटेशन पीरियड इनके इतने हैं। आप एक बार जाके अगर आप उसको एक्ट में देखेंगे तो आपको इजी हो जाएगा, और आप चाहें तो ये चार्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं मिसक्लिनियस प्रोविजंस के विषय में। तो जब 97 से 100 की बात करते हैं तो आ जाता है हमारे 1 वर्ष की बात कर रहा है। 97 से 100 1 ईयर की बात कर रहा है। और जब 101 से 105 की बात कर रहा है आर्टिकल्स की, तो वो 3 इयर्स की बात कर रहा है। और 106 से 110 तक की बात कर रहा है तो 12 इयर्स की बात कर रहा है। और 111 और 112 बात कर रहे हैं 30 इयर्स की। ठीक है, तो ये तो बात हुई इनके मिसक्लिनियस प्रोविजंस के संबंध में। पर वह वाद जिनके लिए कोई परिसीमा काल विहित नहीं है, कोई प्रिस्क्राइब पीरियड नहीं दे रखा है, लिमिटेशन पीरियड नहीं दे रखा है, तो वहां पे माना जाएगा 3 इयर्स, आर्टिकल 113। तो आपके लिए यहाँ पे एक टिप हो सकती है कि भाई आप क्या कीजिए, 3 इयर्स तो सब जगह 3 इयर्स आएंगे ही आएंगे, तो आप क्या कीजिए, जैसे 12 इयर्स वाले याद कर लीजिए, क्योंकि 12 इयर्स भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, 30 इयर्स याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप 1 ईयर याद कर सकते हैं, 2 ईयर याद कर सकते हैं। तो और बाकी कहीं कुछ नहीं दिखे तो फिर 3 इयर्स लगा देना। भाई आपको थोड़ा सा याद नहीं रहे तो भाई जो ये याद कर लोगे तो बाकी जो भी कुछ बचेगा वो 3 इयर्स ही तो होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपीलों के संबंध में। अपीलों के संबंध में जो प्रावधान दे रखे हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे अपील और आवेदन दोनों कवर किए गए हैं, अपील और आवेदन। ठीक है, तो जब अपीलों की बात कर रहे हैं तो 114 से 117 तक आ गई। और फिर जब आवेदन की बात कर रहे हैं तो 118 से 137 तक आ गए। तो जब हम अपीलों की बात करते हैं तो 114 से 117 आता है। तो जब आर्टिकल 114 आता है तो वो बात करता है कि भाई दोष मुक्ति के लिए आदेश की अपील। जब ये दोष मुक्ति के आदेश की अपील की बात करता है तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले जो बताता है आर्टिकल 114 का ए बताता है, वो बोलता है कि भाई दंड प्रक्रिया संहिता 1893 जो कि अब नहीं है, 1973 है, कि उपधारा 417 के अधीन। तो उसको चेंज कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, 90 दिन होती है। और उसी का जो सेकंड पॉइंट होता है वो 30 डेज बोलता है। ठीक है, उसी का जो सेकंड पॉइंट होता है वो बोलता है 30 डेज। तो आप ये मान लीजिए कि भाई 114 है, 114 का ए तो बोल रहा है हमको 90 दिन। आप एक बार एक्ट में से इसको क्या कीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। और 116 बोल रहा है हमको 90 दिन की बात। फिर 114 बी में हमको बोल रखा है 30 दिन, 30 डेज की बात कर रहा है। फिर जब 115 की बात हो रही है तो 115 पे हमको बोल रहा है 30 दिन। एक मिनट रुकिए, 30 दिन की बात बोल रहा है। 30 दिन कब बोल रहा है, 30 दिन बोल रहा है इसका 115 का ए पॉइंट। क्या बोल रहा है, उस मृत्यु दंडादेश की जो सेशन न्यायालय द्वारा या अपनी आरंभिक दांडिक अधिकारिता के उपयोग में उच्च न्यायालय पारित किया गया है, तो 30 दिन मानी जाएगी कब से, दंडादेश की तारीख से। फिर क्या होता है, अगर हाई कोर्ट में किया जाता है तो हो जाता है 60 दिन, 60 दिन होता है। ये 115 बी में बताया गया है। ठीक है, और दंडादेश या आदेश की तारीख से माना जाता है, यानी डेट ऑफ द सेंटेंस और ऑर्डर की बात कर रहा है। फिर इसी में एक पॉइंट और आता है बी के अंतर्गत, जो सेकंड पॉइंट आता है वो बोलता है वापस 30। ये इसके फर्स्ट की बात हो गई, और ये 115 के बी के सेकंड की बात हो गई, वो हमको बोल रहा है 30 डेज की बात। किसी अन्य न्यायालय में किया जाएगा तो 30 डेज होगा, और कब से होगा, दंडादेश या आदेश की तारीख से माना जाएगा। फिर जब 116 की बात करते हैं तो वो बात करता है सीपीसी के संबंध में। तो किसी उच्च न्यायालय में किसी डिग्री के आदेश का करेगा तो 90 दिन हो जाएगा। तो 116 में क्या बोल रहा है, 116 ए के अंतर्गत तो हमने देखा था यहाँ पे 90 दिन कर लिया था। और जब 116 बी की बात होती है तो 30 डेज आ जाता है। ठीक है, किसी मतलब उच्च न्यायालय में करेगा तो 90 दिन होगा, और किसी अन्य न्यायालय में करेगा तो 30 डेज होगा।
ठीक है, डिक्री आदेश की जो भी वो करेगा ना, अपील वगैरह जो भी, वो क्या होगा, 90 दिन होगा। अगर वो हाई कोर्ट में करेगा और किसी अन्य न्यायालय में करेगा तो 30 दिन होगा। कब से होगा, डिक्री आदेश की तारीख से होगा। फिर जब 117 की बात करते हैं तो वो हमको बोलता है 30 वर्ष के बारे में। 117 हमको बोलता है किसी उच्च न्यायालय की डिक्री या आदेश के विरुद्ध उसी न्यायालय में फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी हाई कोर्ट टू द सेम कोर्ट 30 डेज द डेट ऑफ द डिक्री और ऑर्डर, डिक्री या आदेश की तारीख से। फिर 118 की बात करते हैं तो ये बेसिकली आवेदन की बात आ गई। यहाँ पे आ गई एप्लीकेशंस की बात। क्या बोल रहा है कि 118 से जो 136 तक है वो बात कर रहा है एप्लीकेशंस की। तो जब 118 बात करता है वो केवल बात करता है 10 दिन की, 10 दिन की बात कर रहा है 118। तो क्या बात कर रहा है इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत बोल रहा है कि भाई संक्षिप्त प्रक्रिया के अधीन वाद में उपसंजात होने और प्रतीक्षा करने की इजाजत के लिए 10 दिन होगा। और कब से होगा, जब सम्मन की तामील किया जाए। फिर जो 119 बात करता है, 119 बात करता है, वो बात करता है आर्बिट्रेशन के बारे में। ठीक है, माध्यस्थ के बारे में बात करता है। 120 जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है किसी मृतवादी या अपीलार्थी के या मृत प्रतिवादी या प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधि को सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन पक्षकार बनाने के लिए। तो अगर विधिक पक्षकार को, अगर विधिक प्रतिनिधि होता है उसको पक्षकार बनाना है तो 90 दिन के अंतर्गत आवेदन किया जाएगा। वादी, अपीलार्थी, प्रतिवादी या प्रत्यर्थी की मृत्यु की तारीख से। कब, कितने दिन होगा, 90 दिन होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। फिर जब हम 121 की बात करते हैं तो ये कहता है उसी संहिता के दिन उपशमन को अपास्त करने के लिए 60 दिन होगा। ठीक है, 60 दिन होगा उपशमन को अपास्त करने के लिए। कब से होगा, उपशमन की तारीख से। सेक्शन जो 112 आ रहा है, वो 122 आ रहा है, वो भी ये बोल रहा है कि उपसंजति में व्यतिक्रम के कारण का अभियोजन के अभाव के कारण या आदेशिका की तामील के खर्च देने में असफलता या खर्चों के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण खारिज किए गए वाद या अपील या पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण के लिए आवेदन का प्रत्यावर्तन करवाने के लिए 30 दिन होगी। बहुत बड़ा हो गया। तो आप ये देख लीजिए कि भाई प्रतिभूति देने में असफल हो गया और क्या करा इसने कि भाई वाद, अपील या पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण के लिए आवेदन का प्रत्यावर्तन करवाएगा। तो कितना होगा इसका, 30 दिन हो जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इस चार्ट के थ्रू कि भाई यहाँ पे 30 डेज का इन्होंने एक चार्ट बना रखा है। यहाँ पे ये देखो 30 डेज से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये सारे सेक्शन है ना, ये 30 डेज के हैं। बस मैं आपको एक बार क्या है अंदर से वन लाइनर के थ्रू बता देती हूँ भाई कौन सा सेक्शन क्या बोल रहा है। फिर 123 आ रहा है। 123 बोल रहा है एक पक्षीय डिक्री को अपास्त कराने के लिए एक पक्षीय डिक्री या सुनी गई अपील की फिर से सुनवाई करने के लिए 30 दिन होगा। कब से होगा, डिक्री की तारीख या जहां की सम्मन या सूचना की सम्यक रूप से तामील नहीं हुई थी वहां उस डिक्री का ज्ञान आवेदक को हो गया था। मतलब जो एप्लीकेंट होता है उसको नॉलेज हो गई थी किसकी डिक्री के बारे में, तो वो तब से क्या कर सकता है, अब आवेदन कर सकता है अपना। फिर ठीक है, फिर इसके बाद आता है 124। 124 भी 30 डेज बोल रहा है। उच्चतम न्यायालय से भिन्न न्यायालय द्वारा निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए, सुप्रीम कोर्ट से भिन्न न्यायालय में निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए करेगा। तो कब से करेगा, डिक्री के आदेश की तारीख से 30 डेज होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 125। 125 हमको बोल रहा है डिक्री का समायोजन या तुष्टि अभिलिखित करने के लिए, टू रिकॉर्ड एंड एडजस्टमेंट और सेटिस्फिकेशन ऑफ अ डिक्री। 30 डेज होगा जब संधा या समायोजन किया गया हो, यानी कि व्हेन द पेमेंट और एडजस्टमेंट इज मेड। ओके, तो देन आता है 126। 126 हमको बोलता है डिक्री की रकम या संदाय किश्तों में करने के लिए। किश्तों में अगर कर रहा है तो कब होगा, 30 दिन होगा। कब से होगा, डिक्री की तारीख से। फिर बीच में जब 120 सेक्शन आता है वो चल जाता है 60 डेज की तरफ। ठीक है, सारे चल रहे थे अपनी लाइन में 30 डेज 30 डेज, पर 127 नाराज हो गया और नाराज होके चला गया इधर 60 डेज की तरफ। ठीक है ना। तो 60 डेज में क्या बोल रहा है ये कि भाई डिक्री के निष्पादन में हुए विक्रय को अपास्त कराने के लिए आवेदन जिसके अंतर्गत निर्णित ऋणी द्वारा किया गया ऐसा आवेदन है, तो विक्रय की तारीख से होगा 60 डेज का। ठीक है, फिर वापस आ गए हम हमारी लाइन में। तो 128 क्या बोल रहा है, स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए और डिक्रीदार के या डिक्री के निष्पादन में हुए विक्रय में क्रेता के अधिकार पर विवाद उठाने वाले व्यक्ति के द्वारा कब्जे के लिए। स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति के लिए बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 30 दिन होगा। कब से होगा, बेकब्जा किए जाने की तारीख से होगा। फिर 129 आ गया। 129 हमको बोल रहा है डिक्रीत या डिक्री के निष्पादन में बेची गई स्थावर संपत्ति के कब्जे के परिधान में प्रतिरोध या बाधा हटाने के बाद। तो क्या होगा, प्रतिरोध या बाधा हटाएगा जब से तो होगा ना, तो कब, कितने दिन का होगा, 30 दिन का। ठीक है, पर इसमें जो बी पॉइंट आता है ना, बी पॉइंट, वो 30 डेज की बात कर देता है। ठीक है, 130 का जो 130 तो बेसिकली क्या बात करता है, 60 डेज की बात करता है।
अकिंचन के तौर पर अपील कराने के लिए। ये रहा 130। 130 दो जगह आ रहा है, देखना आप, इधर भी 130 लिख रखा है और इधर भी 130 लिख रखा है। तो जो 130 का एक पार्ट है ना, वो तो बोल रहा है 60 दिन, और जो दूसरा पार्ट बोल रहा है वो बोल रहा है 30 दिन। चलिए देखते हैं इसको क्या बोल रहा है। अकिंचन के तौर पर अपील करने की इजाजत के लिए अगर हाई कोर्ट में करोगे तो 60 दिन होगा, और किसी अन्य न्यायालय में करोगे तो 30 दिन होगा। कब से होगा? डिक्री की तारीख जिसको अपील की गई हो, डिक्री की तारीख जिसको अपील की गई हो। मतलब क्या होगा, अगर हाई कोर्ट में आवेदन करना है तो 60 दिन हो जाएगा, और किसी अन्य न्यायालय में करना है तो 30 दिन हो जाएगा। फिर सेक्शन 131 की बात करते हैं। 131 बात करता है 90 डेज की। क्या बोल रहा है? सिविल प्रक्रिया संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि हमारी सीपीसी और सीआरपीसी के अधीन पुनरीक्षण की उसकी शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायालय में 90 दिन के अंतर्गत आवेदन किया जाएगा, जिस डिक्री आदेश या दंडादेश का पुनरीक्षण इप्सित हो उसकी तारीख से। अब आता है 132। 132 वापस 60 डेज की बात कर रहा है। 160 क्या बोल रहा है 132 कि उस प्रमाण पत्र के लिए कि मामला उच्चतम न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील के योग्य है, संविधान के आर्टिकल 132 का क्लोज 1, अनुच्छेद 133 यानी 133 या 134 के क्लोज 1 के या ग के अधीन या किसी अन्य तत्समत प्रवृत्त विधि के अधीन उच्च न्यायालय में है। बहुत बात हो गई, तो कह रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट वाली बात बोल रहा है, तो 60 दिन हो जाएगा डिक्री या आदेश या दंडादेश की तारीख से। अब 133 आता है। 133 फिर 60 डेज की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? अपील करने की विशेष इजाजत के लिए उच्चतम न्यायालय में उस मामले में जिसमें मृत्यु दंडादेश अंतर्निहित हो 60 दिन होगा। कब से होगा? निर्णय अंतिम आदेश या दंडादेश की तारीख से। उस मामले में जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा अपील की इजाजत देने से इनकार किया गया था तो 60 दिन हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे 60 दिन लिख रखा है। ठीक है, और किसी अन्य मामले में 90 दिन हो जाएगा। कोई अदर मामला हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, 90 दिन हो जाएगा यहाँ पे। 133 तो आप 131 के साथ 133 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है ना, 90 दिन की बात बोल रहा है ना ये भी, किसी अन्य मामले में। अब बस कुछ आर्टिकल्स बचे हुए हैं। 134 हमको बोल रहा है डिक्री के निष्पादन में हुए विक्रय में के स्थावर संपत्ति के क्रेता के द्वारा कब्जे के परिधान के लिए 1 वर्ष होगा, जब विक्रय आत्यंतिक हो जाए यानी कि एब्सोल्यूट हो जाएगा। और 135 बोलता है आज्ञापक व्यादेश के बारे में, अनुदान करने वाली डिक्री के प्रवर्तन के लिए 3 वर्ष होगा। 135 बात कर रहा है, देखिए आप 134 में 1 ईयर था, मतलब 1 वर्ष था, 1 ईयर था सॉरी। फिर 135 बोल रहा है 3 इयर्स के बारे में, और 136 बात करता है 12 इयर्स के बारे में। 136 क्या बोल रहा है? 12 इयर्स। कब से बोल रहा है भाई? सिविल न्यायालय की आज्ञापक व्यादेश अनुदत करने वाली डिक्री से भिन्न किसी डिक्री या किसी आदेश के निष्पादन के लिए 12 वर्ष होगा। ठीक है, ये वाली बात बोल रहा है हमको 136। अब जो पार्ट 2 आता है इसका, वो बोलता है अन्य आवेदन के बारे में, अदर एप्लीकेशंस के बारे में बात करता है आर्टिकल 137। जहां कुछ भी नहीं है वहां पे 3 इयर्स। ये मान लीजिए कोई अन्य आवेदन जिसके लिए इस खंड में कोई भी परिसीमा काल उपबंधित नहीं है, 3 वर्ष होगा। कब से उद्भूत होगा? जब आवेदन करने का अधिकार प्रोद्भूत होता है, मतलब जब से आवेदन करने का उसका अधिकार उत्पन्न हो जाता है तब से होता है। ये वैसा का वैसा आर्टिकल है जैसा कि हमने 113 में देखा था वाद लाने के संबंध में कि भाई कुछ भी नहीं है तो 3 इयर्स लगा दो। तो ये भी तो 3 इयर्स की बात कर रहा है। आर्टिकल 137 भी 3 इयर्स की बात कर रहा है। तो आप जो दे रखे हैं उनको आप याद कर लो। ठीक है, भाई 12 इयर्स याद कर लो, 30 इयर्स याद कर लो, 60 डेज याद कर लो, 90 डेज याद कर लो। ठीक है, और जब कुछ भी नहीं बचेगा तो फिर क्या होगा? फिर हम लगा देंगे 3 इयर्स। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे लिमिटेशन एक्ट की। एक मिनट रुकिए, कहाँ गया हमारा कर्सर? ये रहा। ये तो बात हुई हमारे लिमिटेशन एक्ट की। ठीक है, कितने पार्ट्स में किया हमने इसको? इसमें बेसिकली पार्ट तो भाग तो 5 हैं, लेकिन जब हमने हमारे लेक्चर्स को किया था तो हमने इसको पार्ट में 3 में डिवाइड कर लिया था। सबसे पहले हमने 1 से लेके 6 तक किया था, फिर करा था हमने 7 से लेके 18 तक, और उसके बाद हमने किया है 19 से लेके 32 तक। इसके साथ साथ हमने देखी है इसकी शेड्यूल। शेड्यूल में क्या दिए गए हैं? शेड्यूल में दिए गए हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक हैं? 1 से लेके 137 तक हैं। किस किस में डिवाइड कर रहे हैं? सूट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एप्लीकेशन में डिवाइड कर रहे हैं,
और अपील में डिवाइड कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ये जो लेक्चर है ये आपकी मदद करेगा आरजीएस का रिवीजन करने में। माइनर के संबंध में हमने लगभग सारे लेक्चर्स करवा दिए हैं, बस बच रहा है हमारा एनआई एक्ट। एनआई एक्ट बच रहा है, जो हमारा अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो एनआई एक्ट के संबंध में ही होगा। ठीक है, तो आपने अभी तक हमारे मैनर्स के लेक्चर्स को नहीं देख रखा है तो आप जाके चैनल पे जाइए, चैनल पे जाके आप सारे माइनर एक्ट का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, हमने बहुत सरल भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया है। तो ठीक है, ये तो हुई हमारे लिमिटेशन एक्ट की बात। जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ। आप हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस से भी संपर्क कर सकते हैं, जो है हमारा डी लॉ इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, डी लॉ इंस्टीट्यूट के नाम से ही है। ठीक है, और हमने एक इंडेक्सोपीडिया लॉन्च कर रखी है। इंडेक्सोपीडिया करके एक बुक है, इसमें क्या है कि जितने भी सेक्शंस हैं, माइनर के सेक्शंस, माइनर की जो इंडेक्स है ये मान लो, और मेजर की इंडेक्स दे रखी है। इनका क्या है, आप क्या करेंगे, लास्ट समय में जो हमारे लास्ट का समय बनता है 3 4 5 दिन जो भी बचता है, उसमें क्या होता है, हम एक्ट लेके बैठते हैं। लेकिन क्या होता है, सारे लेक्चर्स को हम नहीं, सारे एक्ट्स को हम साथ में लेके नहीं बैठ सकते हैं। तो इसमें क्या है, इस एक बुक के अंदर ही सारे माइनर और मेजर की इंडेक्स दे रखी है। तो अगर आप इसको ले लेंगे तो ये आपके लिए बहुत मदद करेगी। किस चीज में मदद करेगी, सेक्शन रिकॉल करने में आपकी बहुत मदद करेगी। आप इस बुक को कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसकी डिटेल दे रखी है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल प्राइजेस में इसको रख रखा है। ठीक है, आप इसकी डिजिटल कॉपी भी ले सकते हैं, आप इसकी हार्ड कॉपी भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।